एचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 8वां। इससे पहले हमने आपको 7 मॉडल पेपर करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर के उन सारे सेट को देख सकते हैं। तो एक आसान से सवाल से क्लास को ओपन करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन। कारक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में रखी गई थी। अब जानते हैं ये पुरातत्व से संबंधित है, मतलब खोजबीन करती है जो हमारी ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है। तो आपके यहाँ पर इस प्रश्न के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये ऐसा पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के जन्मदाता कौन है, तब आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किस वायसराय के समय में रखी गई थी, तब आपका जवाब होगा वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी नींव रखी जाती है। और इस प्रकार से प्रश्न का सही जवाब होगा कौन सा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा जॉर्ज मार्शल जी का नाम, यह जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसका साक्ष्य नहीं मिलता। तो याद रखेंगे नहरों से सिंचाई के अवशेष यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। लोथल से आप जानते हैं कि हमें चावल के अवशेष देखने को मिलते हैं, जबकि जो रंगपुर मिला है यहाँ से हमें धान की भूसी के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से सूती कपड़े के साक्ष्य आप ये पाएंगे कि हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कारक निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण यजुर्वेद की शाखा नहीं है, यानी कृष्ण यजुर्वेद का शाखा कौन सा यहाँ पर नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा कृष्ण यजुर्वेद की जो ये शाखा है इनमें से जो कांड, तो यहाँ पे जो हमारा कांड संहिता है यह जो है हमारी कृष्ण यजुर्वेद का शाखा नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे बाकी अन्य विकल्प को लेकर के। देखिए शुक्ल यजुर्वेद को आप जानते हैं, इसे ही हम लोग वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 उपशाखाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी कण्व उपशाखा जो कि विकल्प में दिया हुआ था, और दूसरा आपका मध्याधीन। तो ये दोनों का संबंध हमारे शुक्ल यजुर्वेद से है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की इनकी 4 शाखाएं हैं। एक तो आपका काठक संहिता, दूसरा कपिष्ठल संहिता, तीसरा मैत्रेय संहिता और चौथा तैत्तिरीय संहिता। तो ये चारों संहिताएं जो हैं यह कृष्ण यजुर्वेद की उपशाखाएं हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, जो मांडुक्य उपनिषद है यह सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि जो शतपथ ब्राह्मण है यह सबसे प्राचीन होता है और सबसे बड़ा जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा को पुरुष के रूप, मतलब पुरुष का दर्जा दिया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, वैदिकोत्तर साहित्य की बात करेंगे तो इनमें जो है वेदांग जिनकी संख्या है 6 और जो उपवेद है जिनकी संख्या है 4, ये दोनों हमारे वैदिकोत्तर साहित्य यानी वैदिक के बाद लिखे गए हैं। ठीक है, वैदिक काल के बाद लिखे गए हैं। तो वेदांग की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ये ज्योतिष, ये 6 के 6 हमारे वेदांग हैं, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और उपवेद 4 हैं जिनकी चर्चा हमने पिछले टेस्ट सीरीज में करी हुई है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है। कारा की स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र के अंदर चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया, ये बिल्कुल सही है। पहली जैन सभा जो है वो चतुर्थ शताब्दी में होती है साथी, और अध्यक्षता करते हैं स्थूलभद्र। ठीक है, करा की गिरनार जो लोकेशन है यह जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, ये बात भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इस कार्ड से जवाब जो आपका प्रश्न होगा हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखेंगे जैन सभा के लिए बात करेंगे तो प्रथम जो जैन सभा है इसका आयोजन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और अध्यक्षता कौन करते हैं, स्थूलभद्र करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, इस वाली सभा में जैन धर्म के 12 अंगों की संकल्पना की गई है। तो अगर डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे कि जैन धर्म में कितने अंगों की संकल्पना की गई है, ऑप्शन में नंबर देगा तो उसमें आपका डेटा जो होगा वो 12 होगा सही। पहली सभा में भद्रबाहु के अनुयायी नहीं आते हैं। आपसे हमने बताया था कि जो श्वेतांबर दिगंबर का जो कॉन्सेप्ट था, इससे पहले वाले सेशन में हमने उसको आपको समझाया। तो उसमें भद्रबाहु जो है वो इसमें नहीं आते हैं, जिस कारण से पहली जैन सभा में जो जैन धर्म है वह 2 भाग में बढ़ जाता है। एक जन का नाम पड़ता है श्वेतांबर और एक जन का नाम पड़ता है दिगंबर। तो ये दोनों संप्रदाय जो है पहली जैन सभा में बढ़ जाते हैं। गिरनार जो है यह श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जबकि द्वितीय जो जैन सभा है इसका आयोजन 513 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 526 भी मिलता है,
उसके आसपास में वल्लभी में होता है साथी, है ना। और इस समय देवर्धीगढ़ या फिर क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस गुहा का निर्माण अशोक के द्वारा नहीं करवाया गया था। देखिए, अशोक के द्वारा कुछ गुफाओं का निर्माण कराया गया था, जो कि बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय को लोग दान दिए थे। ठीक है, इसी में एक बौद्ध में संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय आता है, उनके लिए ये अशोक जो है काफी गुफा का निर्माण करते हैं। लेकिन इनमें जो ये गोपी गुफा है, ठीक है, 3 गुफाएं होती है, गोपी, लोमहर्षि और एक बड़थिका नाम की, पड़विथ नाम की गुफा थी, जो अशोक के पौत्र दशरथ ने कराई थी। तो गोपी गुप्ता यह जो है, ये इसका निर्माण जो है वो दशरथ करवाते हैं। ये अशोक के पौत्र होते हैं साहब, है ना, ये अशोक के पौत्र होते हैं। ठीक है, और बाकी के सुदामा गुफा, कर्ण चौपारा और विश्व झोपड़ी गुफा, इन सभी का संबंध किससे है, तो इन सभी का संबंध साथियों अशोक से है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा आपसे कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये गुफा है, जैसे एक बिहार में एक पहाड़ी पड़ती है, बराबर की पहाड़ी, यहाँ पर अशोक ने अपने राज्याभिषेक से 12वें और 19वें वर्ष, 12वें वर्ष इन्होंने सुदामा गुफा का निर्माण कराया और 19वें वर्ष इन्होंने कर्ण चौपारा नाम की गुफा का निर्माण कराया। और इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को ये दान में दिए थे, क्योंकि ये संप्रदाय के लोग वहीं पर रहते थे। इसी समय में आप अगर देखेंगे तो इस समय बराबर की पहाड़ी को हम खलबित पर्वत के नाम से जानते हैं। अपनी राज्याभिषेक के 12वें वर्ष ही इन्होंने सुदामा गुफा को बनाया था, और एक और गुफा वहीं पर बनाया था, जिसका नाम है विश्व झोपड़ी गुफा। इन दोनों गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। यहीं पर अशोक के पौत्र हैं दशरथ, इन्होंने क्या करी थी, नागार्जुन पहाड़ी में अजीवक संप्रदाय को इन्होंने भी दान में दिया था, और इन्होंने 3 गुफा का निर्माण यहाँ कराया हुआ है। एक तो गोपी गुफा, लोमहर्षि गुफा और बर्थिका नाम का गुफा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यही सवाल आपसे पूछा, तो दशरथ ने इसको जो है बनवाया था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में सही है। इसने तुर्कान ए चहलगान, तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 40 सरदारों का गुट। तो ये साथियों 40 सरदारों का गुट जो है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने ही किया था। ये बात सही है, ये बात सही है। निजामुल मुल्क जुनैदी, यह जो है इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी आपके सही हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, समझेंगे। देखिए, बात करेंगे इल्तुतमिश को लेकर के, तो इसने 40 गुलाम सरदारों का गुट बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानते हैं। और यही जो 40 लोग थे, इनको जो है, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करता था, यानी जो पदवी हुआ करती थी, मंत्री वगैरह बनाने का काम, ये सब कुछ इन्हीं 40 में से लोग जो है ये करते थे। ठीक है, इसी में इसका जो मंत्री है इल्तुतमिश का, उसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी। तो निजाम मुल्क जुनैदी यह इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि 40 गुलाम सरदारों के जो है क्या होते हैं, एक मतलब सदस्य थे। ठीक है, भारत में इकता व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से शुरू करने का श्रेय वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। ऐसा सवाल पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि इसका श्रेय किसको देते हैं, तो जवाब होगा इल्तुतमिश को। हारून बिन अली या एक जन है, इन्हीं को हम तूसी के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है पेपर में आपसे नाम लिख दे तूसी, या तूसी नहीं लिखेगा तो लिखेगा हारून बिन अली। इनकी एक किताब है जिसका नाम है साथियों सियासतनामा, और इस किताब में अच्छे से बताया गया कि भैया एकता व्यवस्था क्या चीज थी। ठीक है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, हमें बस इतना जानना है कि भाई सियासतनामा के अंदर हमें एकता व्यवस्था के बारे में पता चलता है। भारत में सुचारू रूप से शुरुआत करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में अगर आपको न्याय पाना होता था तो आपको लाल वस्त्र धारण करना होता था। ठीक है, वह व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था जिसे न्याय प्राप्त करना होता है। एक और सवाल हमसे पूछता है कि सुल्तान ने नियमित सिक्के जारी किया, तो नियमित रूप से सिक्के जारी करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, तो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है साथियों। तो इतनी सारी बातें इसके बारे में याद रखेंगे, बाकी आने वाले सेट में और चीजें देखा जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। आप जानते हैं कि यह सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में होता है, और इस समय 1893 का समय हो रहा होता है जब स्वामी विवेकानंद इसमें भाग लेते हैं। तो अमेरिका के शिकागो में होगा प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। ठीक है, और वहां पे साहब ये जाकर के डंगा बजाते हैं धर्म को लेकर के। तो पहला हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। आप जानते हैं कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 के अंदर कलकत्ता में, वो भी 12 नगर के अंदर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम, यानी मूल नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, लेकिन एक राजा है, खेतड़ी के राजा थे, इनके कहने पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद लिख लिया था, वो भी 1893 में ही रखा था,
क्योंकि इन्हें अमेरिका जाना था। ठीक है, अब सुनिएगा, फिर स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित था कौन, पहला विश्व धर्म सम्मेलन, इसमें भी इन्होंने भाग लिया। ठीक है, मतलब इसमें ये भाग लेते हैं। ठीक है, फिर फरवरी 1896, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया है। तो आपसे पूछेगा कि वेदांत सोसाइटी का गठन कौन करता है, तो जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। कब करते हैं, तो जवाब होगा 1896। कहां पे करते हैं, तो आपका जवाब होगा न्यूयॉर्क। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वेदांत सोसाइटी को लेकर के। उद्देश्य क्या था कि भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार करेंगे न्यूयॉर्क के अंदर भी साहिब। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ साहिब विद्रोह और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि विद्रोह कहाँ पे, मतलब किस समय हुआ था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो बरदौली सत्याग्रह ऐसे साफ साफ दिख रहा है 1928 की घटना है। तो बरदौली सत्याग्रह ये 1928 में होता है, ना कि 1938 में। तो ये वाला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। बाकी एक आंदोलन का संबंध 1921-22 से है, दक्कन उपद्रव 1875 से है, पाबना विद्रोह ये 1873 से 76 के बीच में हुआ था। तो इस प्रश्न में कारक कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाया, तो डी वाला प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे कुछ आंदोलन दिया हुआ है। पाबना विद्रोह आप जानते हैं 1873 से 76 के बीच में हुआ है, दक्कन विद्रोह यह 1875 में हुआ है, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन यह साथियों 1920 में हुआ है, एक आंदोलन 1920 से 21 बरदौली सत्याग्रह 1928 में, बिचौलिया आंदोलन यह 1913 में, बकास्त किसान संघ यह 1946 से 47 में, तिभागा आंदोलन 1946 से 50 में, तेलंगाना का किसान आंदोलन 1946 से 51 के बीच में, बर्ली आंदोलन यह जो है 1945 में होता है, फिर पुनप्रा या फिर ग्वालियर का संघर्ष, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी अक्टूबर 1946 में होता है साथियों। साथियों ये पीडीएफ का पूरा एक ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें जितना भी क्लास हो चुका है इन सारे क्लास का पीडीएफ हमने प्रिंटेड मोड में करवा दिया है। तो आप इसको चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एकदम किताब की तरह इसको कोई भी ओपन करके आप देख सकते हैं, एकदम किताब की तरह से इसको साथियों बना दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक करा दिए हैं वो सारे सेट इसमें दिए हुए हैं, और आगे की जितने भी सेट होने वाले हैं वो सारे सेट भी आपको इसमें 40% का पूरा एकदम बहुत अच्छे से बना है, आप देख सकते हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे करवा दिया गया। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हैं अभी तक, तो आप इसको प्रिंट करवा करके एक बार आप इसका रिवीजन जरूर करिएगा। आपका कोई सा एग्जाम हो, वन डे वाला एग्जाम, बस पीसीएस और सिविल सर्विस को छोड़ करके ये वाला पीडीएफ आपके काम में आएगा। बस यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन सिर्फ आप अपडेट बार बार करते रहिएगा। तो आप इस ग्रुप को साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम फीस इस ग्रुप की लगाई गई है, मतलब मैंने तो एकदम से इतना कह दिया भाई बहुत मिनिमम चार्जेज हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ये नंबर दिया हुआ है 8881716810, और कुछ भी कह दें तो फीस बस इतना ही है। पहले तो ज्यादा था लेकिन मैंने इसको कम करा दिया भाई। अब ये भी अगर आप नहीं ऑफर कर सकते तो अब बताइए अब मैं कहाँ से सब दूंगा, है ना। तो ये बनवाने में बहुत पैसा लगता है। तो पहले तो लोग ये चार्जेस किए थे, ठीक है, पर हमने इसको खत्म करवाया भाई, इतने में ही अपना काम चल जाएगा, सारा सब कुछ हो जाएगा, जितना फाइल है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये नंबर दिया हुआ है साथी, आप इस पे व्हाट्सएप कर लेना। समय मत गवाइए, इतने में आप समझ ही रहे हैं क्या मिलेगा। एक बार मार्केट में आप घूम करके आइए और देखिए कि क्या ऐसा है कोई जो इतने पैसे में आपको इतनी क्वालिटी कंटेंट और ये सारी चीजें आपको दे पाएगा। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इसमें पैसा लगता है और इससे ज्यादा ही लगेगा, वो मैं अपने पास से भरूंगा भाई, है ना। पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका नुकसान ना हो। 88811716, ठीक है, 810 ये नंबर है, इनसे करिए सर हमको जो है ज्वाइन करना है। और कैसे ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं, वो आपसे बस एक स्क्रीनशॉट मांगेंगे, वो आप दे देना। बस आपको चार्ज जो है इतना ही करना पड़ेगा, इससे बेसी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ग्रुप में जाइए, जितना टेस्ट हो गया उसको आप प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी टेस्ट हो रहा है डेली आपको उसमें मिलता रहेगा। 8 सेट वहां पे कंप्लीट आज हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अच्छा, ये तीनों जगह एक ही साथ विश्वविद्यालय खोला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे उस समय लॉर्ड कैनिंग का समय होता है जब कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही होती है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आप देखेंगे तो ये 1856 से लगा करके 1862 में, तो अब तो आपको पता हो गया होगा 1857 की क्रांति मैंने कई बार बताया इसी के समय में होता है, ठीक है। अब कुछ और घटना इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहली बात तो यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, क्योंकि इसके बाद आप जानते हैं 1857 की क्रांति होती है और सारा का सारा पावर जो है वो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। और भारत का ये पहला गवर्नर जनरल, सॉरी, भारत का पहला वायसराय है, याद रखेंगे। और अंतिम गवर्नर जनरल है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक होता है। इसी के समय में 1857 का साथियों विद्रोह होता है। 1857 में कलकत्ता के अंदर, ठीक है,
बम्बई कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और जो यह यूनिवर्सिटी थी वह लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाया जाता है। इसने क्या किया, इसमें असम में चाय और नीलगिरी की पहाड़ियों में पर कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, कैनिंग के समय में एक अधिनियम लाया जाता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो ये अधिनियम किसके समय में पास किया जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला, वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन कब विधिवत रूप से प्रभावी होता है? विधिवत रूप से यह विभाजन कब प्रभावी होता है? तो आप जानते हैं साथियों, विधिवत रूप से यह जो विभाजन है वह विभाजन पूछ रहा है, तो 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत रूप से यह साथियों लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जवाब होगा आपका 16 अक्टूबर 1905। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा? सी होगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, होता क्या है कि दिसंबर 1930 का समय था जब अंग्रेज सरकार ने बंगाल के विभाजन का सार्वजनिक घोषणा किया और कहा कि देखो यार, बंगाल की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है और प्रशासन को हम सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जब 1930 में इन्होंने ये चीज का घोषणा किया तो उसके बाद हड़कंप मच गया कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत दिक्कतें हो रही। ठीक है, तो छिटपुट तरीके से अभी जो है आंदोलन किया जा रहा था। इसमें उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध किया। 3 पत्रिका की चर्चा यहाँ पे करना होगा। एक पत्रिका का नाम है हितवादी, एक का नाम है संजीवनी और एक का नाम है बंगाली। इन तीनों पत्रिका के माध्यम से बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, बहुत अच्छे से किया गया और 2 साल पूरा आलोचना किया गया। लेकिन सरकार को लगा यार कुछ होगा नहीं। अंततः सरकार ने 20 जुलाई 1905 को इस विरोध के बाद भी यह निर्णय लिया कि हाँ, अब फाइनली जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। जब 20 जुलाई 1905 को ये बात सुना उदारवादियों ने, खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग हैं, इन्होंने जब इस बात को सुना तो वो बिलबिला उठे और आगे चल के 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने क्या किया, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक प्रदर्शन का आयोजन किया और वहीं से 7 अगस्त 1905 से साथियों स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी आगे चल के दिसंबर में आप देखेंगे, अक्टूबर 16 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। भले ये लोग ये आंदोलन करते हैं लेकिन फिर भी जो है ये विभाजन कर ही दिया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत रूप से जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है। आगे चल के 1911 में आप देखेंगे तो अंततः सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, लेकिन आगे चल के हम इस पर डिस्कस में करूंगा। ठीक है, आगे कारा निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ राजनीतिक दल एक तरफ उसका स्थापना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनमें से हिंदू महासभा, इसका गठन 1915 में किया गया है, ना कि 1920 में। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना 1918 में होती है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1924 में होती है, अकाली आंदोलन की स्थापना 1922 के आसपास में हो रही होती है। सिखों को लेकर के अकाली आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 22 से 27 तक 5 सालों तक ये चलता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा आपका सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय उदारवादी लीग की, तो ये 1918, बाकी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1924, हिंदू महासभा 1915, अकाली आंदोलन 1922 से 27, नागपुर का झंडा सत्याग्रह 1923, बैकुम सत्याग्रह यह 1924-25 में, जबकि बर्लिन कमेटी की स्थापना जर्मनी में 1914 में किया जाएगा। ठीक है, आगे चल के 1913 वाली घटना भी हम आपसे बताएंगे कि किसकी स्थापना कहाँ पे किया जाता है, जो भारत से बाहर होंगे। तनाव मत लीजिएगा, अभी अपने पास 12 सेट बचा है, उसमें सारा सब कुछ हम कवर कर देंगे। ठीक है, करा की जोंक, तेल, शिवनाथ और हंसमुख आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? जोंक नदी किसकी सहायक नदी है या तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे साथियों, ये जो ऊपर नदियां लिखी गई हैं यह सब महानदी की सहायक नदी है। तो महानदी आप जानते हैं ये मतलब दक्षिण में मतलब बहती है, प्रायद्वीप भारत की नदी है। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए बात करेंगे महानदी, तो मैकाले की पहाड़ी है सिहवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, यहां से निकलती है आपकी महानदी नदी। उड़ीसा से होती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उड़ीसा का जो ये कटक क्षेत्र है, ठीक है, इसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे स्थित है। और महानदी में यह साथियों उत्कल के मैदान का निर्माण करती है। इस नदी पर आप जानते हैं हीराकुंडा बांध है, जबकि टिकरा पार बांध का भी निर्माण किया गया है। इसके सहायक नदी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जोंक, तेल, शिवनाथ, हंसमुख, मंड और डूब, ऐसी कुछ और नदियां हैं, परंतु ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो इनकी सहायक नदी है। आपसे पूछेगा जोंक निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो बताया होगा महानदी। या कहेगा कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो जोंक, तेल, शिवनाथ, हंसमुख, मंड और डूब, इनका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी डेल्टा पर स्थित है? कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र, ठीक है, किस नदी क्षेत्र में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। मंडोवी नदी तो होगा नहीं क्योंकि यह नदी गोवा में पड़ता है, लेकिन जो गोदावरी नदी है यह हमारा हो जाएगा सही जवाब, यानी प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बी। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर तो आपका सुंदरवन डेल्टा पड़ता है साथियों, ठीक है, यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा पड़ता है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, यानी राइट आंसर है। अब देखेंगे, बात करेंगे भारत के कुछ मैंग्रोव क्षेत्र की, तो जैसे सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर निर्मित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी ये भाई साहब शामिल हैं। यहीं पर भीतरकनिका ये मैंग्रोव क्षेत्र है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के डेल्टा पर यह बनता है। आप जानते हैं मैंग्रोव दलदली भूमि पर ही बनता है साथियों, ठीक है। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र की बात करेंगे तो यह गोदावरी नदी के मुहाने पर है, जबकि पिचावरम डेल्टा ये भी मैंग्रोव एरिया है, यह कावेरी डेल्टा पर स्थित है और चेराओ द्वीप मैंग्रोव यह जो है मंडोवी नदी गोवा में पड़ता है। तो इनमें से कोई पूछेगा, जवाब आपको देना होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में शीर्ष पर है? चावल के उत्पादन लिखना चाहिए, चावल के उत्पादन में शीर्ष पर है। तो आप जानते हैं इस बार जो ये रिपोर्ट आया 2023-24 का, इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्थान पे आपका तेलंगाना आता है, जबकि दूसरे नंबर पे हमारा कौन आता है? उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल आता है। तो शीर्ष जो है चावल उत्पादन में शीर्ष नंबर पे कौन सा राज्य है? तो आपका जवाब होगा तेलंगाना राज्य, ठीक है, जो तेलंगाना है साथियों। अब देखेंगे गेहूं के प्रोडक्शन में, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आपका पंजाब, जबकि चावल में तेलंगाना नंबर 1 पे है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल। इसी तरह से कपास के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पर, जबकि तेलंगाना आपका तीसरे नंबर पे। जूट के प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद असम का नंबर आता है। इसके बाद मूंगफली में के मामले में देखेंगे गुजरात पहले पर है, फिर राजस्थान है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तो एक बार इस डाटा को याद करिएगा, बाकी आने वाले सेट में और भी डेटा आपको याद करना पड़ेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ लिखा है खनन क्षेत्र और दूसरी तरफ लिखा है खनिज, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। गुरु महिसानी में खनन क्षेत्र नहीं, मतलब हाँ खनन क्षेत्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महिसानी तो समझ में आता है, लौ एश के लिए फेमस है, बार बार इस पर चर्चा किया गया है, आपने भी कई बार देखा, हमने सेट में चर्चा किया। जादूगोड़ा आप जानते हैं यूरेनियम के लिए सबसे फेमस है, तो ये साहब शीशा देकर के इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। जादूगोड़ा का शीशा से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर शीशा करना होता तो जावर क्षेत्र देता राजस्थान का, तो समझ में आता, ठीक है। तो जादूगोड़ा आप जानते हैं यूरेनियम से संबंधित है साहब, और ये आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो साहब सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर, ठीक है। भारत में खनिज व संबंधित क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा घुमा के पेपर में आता है। लौह अयस्क के लिए हमारे गुरु महिसानी क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है। कोयला के लिए तलचर और माकूम ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा, सीसा के लिए जावर, बॉक्साइट के लिए कोरापुट और मैंगनीज के लिए साथियों चित्रदुर्ग नाम का क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये सब आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, कागज उद्योग एक भारहासी उद्योग है। सामान्यतः 1 टन अगर हमें कागज का उत्पादन करना है, ये उत्पादन में लगभग कितने टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी? अगर मान लीजिए 1 टन आपको कागज बनाना है तो कितने टन आपको कच्चा माल डालना पड़ेगा? तो साथियों इसके लिए आपको 22 टन कच्चा माल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यह एक भारहासी उद्योग है। अगर आपको 1 टन कागज बनाना है तो आपको 22 टन कच्चे माल की जो है प्रयोग करनी पड़ेगी साथियों। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? डी होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। बात करेंगे कागज उद्योग को लेकर के, तो 1 टन बनाने के लिए आपने देखा किस तरह से 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। भारत के अंदर अगर आप देखेंगे कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना यह अंग्रेजों के समय में ही 1832 में श्री रामपुर कोलकाता में स्थापित किया जाता है। इस समय कागज उत्पादन में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा योगदान कौन से राज्य का है? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कागज का सबसे ज्यादा उद्योग यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कारखाने कागज के कहाँ पे हैं, तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखना होगा। अखबारी कागज के लिए साथियों एक लोकेशन प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का नेपानगर। यह अखबारी कागज के लिए फेमस है। आपसे पूछेगा कि नेपानगर काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज बनाने के लिए साथियों यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत
फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, यानी आपका कोई फोन टैप नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 तो होगा नहीं, आप जानते हैं ये उपाधियों का अंत करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 19 एक के अंदर आप जानते हैं ये स्वतंत्रता की बात करता है, और एक स्वतंत्रता होती है साथियों वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें कई सारी स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं, और इसी में ही एक स्वतंत्रता आती है फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसी के अंतर्गत ये आपका आ जाता है। जबकि अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है कि अनुच्छेद 19(1) के ऊपर प्रतिबंध राज्य सरकार मतलब सरकारें लगा सकती हैं, यानी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है कुछ मामलों में अनुच्छेद 19(1) पर। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 20 यहाँ पे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अब समझेंगे थोड़ा समझ लेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को, तो आपको पता है अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको कुल 6 अधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 19(1) क में कहा गया कि आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी आप अपने बात को रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना होगा कि अनुच्छेद 19(2) के अंदर ये बात भी कहा गया है कि राज्य का मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी, अगर आप कुछ उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ रूल्स के उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपकी इस अधिकार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई लिमिट है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपने भी हालिया संदर्भ में देखा, एक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर किस तरह से एफआईआर दर्ज किया गया था, कुछ उन्होंने सीज फायर के अगेंस्ट बोला था। तो मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है ऐसा। अनुच्छेद 19(1) ख के तहत आपने देखा, यहाँ पे कहा गया कि भैया आप शांतिपूर्ण सशस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मिलिएगा। आपके पास सशस्त्र नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बंदूक की नाल लेकर के मिलिएगा, जैसा अभी आपने देखा कि लोगों के द्वारा बंदूक और तलवारें जो है फहराई गई थी, जो कि अनुच्छेद 19(1) ख के तहत बिल्कुल ही गलत बात थी। ठीक है, उस पर कार्रवाई किया जा सकता था, सरकार ने नहीं किया, उसकी मर्जी। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। एक सेना का नाम है, मैं लूंगा नहीं, बट उन्होंने ऐसी गलती करी। आगे की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19(1) ग, इसके अनुसार आप समूह या संघ बना सकते हैं। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो सारी पार्टीज अनुच्छेद 19(1) ग के तहत बनाया जाता है। जो एनजीओ वगैरह हैं वो भी आप बना सकते हैं अनुच्छेद 19(1) ग के तहत। इन सब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) ग कहता है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, सिर्फ भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, जहां तक हमारा जाता है, यहाँ तक कि 200 नॉटिकल समुद्री मील तक, आप चाहें तो अबाध आवागमन का अधिकार है। मतलब आपको कोई रोकेगा नहीं, आप घूम टहल सकते हैं। ये अलग बात है कि आजकल जो है भाषा के आधार पर लोगों को पीट दिया जा रहा है। ठीक है, वो अलग का मैटर है। अनुच्छेद 19(1) अंगा की बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहता है किसी भी स्थान पे आप निवास कर सकते हैं या आप बस सकते हैं, आप वहां पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत कहा गया साथियों कि आप कोई भी वृत्ति कर सकते हैं, आप कोई भी आजीविका कर सकते हैं, कोई भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम दिया गया है कि आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इन सभी पर राज्य जो है युक्त प्रतिबंध लगा सकता है जहां आवश्यक समते। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो आपका यूसीसी है, उसे बनाने का प्रयास करेगा, उसे लागू करने का प्रयास करेगा। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 44 है, उसमें यह बात का उपबंध किया गया है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44, यानी ए हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 44 में आपने देखा कि सब राज्यों में सब जगह एक समान कानून होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 45 कहता है कि भैया देखो, राज्य का मतलब जितनी भी संस्थाएं कानून बना सकती हैं, उन सभी का यह कर्तव्य होगा कि सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं अब तो इसे अनुच्छेद 21(1) के तहत जो है एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना होगा। इसी को लेकर के अभी हाल ही संदर्भ में उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर के लोगों ने वो किया था कि आर्टिकल 45 आप यहाँ पे बनाने की बजाय उसको बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल की भी बात की गई है कि उन्हें ज्यादा चलना ना पड़े, उनको दिक्कत ना हो, और आप मर्ज कर देंगे तो कैसे होगा। आगे चल के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि इसके अनुसार राज्य जो है वो जो अनुसूचित जातियां होती हैं या जो जनजातियां होती हैं या जो अन्य दुर्बल वर्ग के लोग हैं, दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने की कोशिश करेगा और उनके साथ सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उनकी
रक्षा करेगा। ये बात अनुच्छेद 46 में किया गया है साथियों। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। आप जानते हैं ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, और जैसे ही उपराष्ट्रपति को यह त्याग पत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना क्या करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। इसकी सूचना किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे कि भाई राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, अब क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो बी वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आप जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उपबंध किया गया, और इसमें कहा गया कि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की पदावधि को लेकर के, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उपबंध दिया गया है। राष्ट्रपति जो है वो अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस समय वो पद पर बैठेंगे, 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि वो चाहें तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे देंगे, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र पाने के बाद जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको जो है इसकी सूचना तुरंत देते हैं कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। क्योंकि आप जानते हैं साथियों, आर्टिकल 52 कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा मीन्स होगा, उनका पद खाली नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें, और भी कई तरीके हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61, आगे चल के उन पर हम चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। योग्यता के लिए आपकी एज जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आप जानते हैं, इससे पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है यह जो है हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यता दी गई है। पहला तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भैया ये राज्यसभा का सदस्य, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, करा कि वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा में केवल राज्य निर्वाचित क्षेत्र से हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी के लोग इसमें शामिल नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो साथियों देखेंगे, इस समय आप जानते हैं 524 मेंबर हैं जो हमारे स्टेट मतलब इलेक्शन क्षेत्र एरिया से आते हैं। जो हमारा राज्य निर्वाचन क्षेत्र है वहां से 524 सांसद गए हुए हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी से आप देखेंगे तो 19 सांसद गए हुए हैं। ठीक है, और इस समय आप देखेंगे तो 543 मेंबर टोटल हैं, 543 मेंबर टोटल यहाँ पर हैं साथियों। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी, आपका राइट आंसर। अब देखिए, लोकसभा की संरचना आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। इसमें कहा गया कि अधिकतम 550 सदस्य हो सकते थे। पहले जो है वो 552 थे, पर 2 आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो है 550 निर्धारित किया गया है, और 550 राज्यों के प्रतिनिधि में अगर आप देखेंगे, सॉरी, जो 550 है इसमें 530 कहा गया है कि राज्यों के होंगे, और 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे तो 530 राज्यों के प्रतिनिधियों के अंदर आज इस समय जो है 524 सदस्य वह जो है कहाँ से हैं? राज्यों से हैं, और संघ राज्यों से 19 सदस्य हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य टोटल हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1988 में, और इसके तहत मत देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। और ये सवाल आपसे कई बार पूछता है, तो ये डेट हमसे गलत जाता है, 61वां संविधान 1988, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2024 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आप जानते हैं कि एसडीजी रिपोर्ट सस्टेनेबल यूएनएसडीएन के द्वारा जारी किया जाता है, पर यहाँ पे जो सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक है यह जो है साथियों नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और अभी जारी किया गया 2024 में, और इसमें केरल जो है वह नंबर 1 पे है।
तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, डी होगा आपका सही जवाब। ठीक है, अब देखेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स पहली बात तो जारी कौन करता है, तो नीति आयोग। यहाँ पर देखेंगे इस रिपोर्ट में 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति का मेजरमेंट किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य जो है बढ़ करके 71 हो चुका है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में आप देखेंगे केरल और उत्तराखंड है, जबकि सबसे बेड प्रदर्शन में वह आपका जो है सबसे कम प्रदर्शन करने वाले में, गलत करिएगा, ये हमारा जो बिहार राज्य है वो पड़ता है, यहाँ पे गलत छप गया होगा, बिहार राज्य जो है साथियों वो सबसे कम प्रदर्शन करने वाले में है। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर था वह आपका हो जाएगा केरल। अगर उत्तराखंड भी पेपर में मतलब उसमें दिया होता ऑप्शन में, तो केरल और उत्तराखंड दोनों सही हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक समान रैंक जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? तो आप जानते हैं इनमें से दिया हुआ है जो हमारा एसडीजी इंडेक्स 6 है, उसके अंदर ये बातें दी हुई है साथियों। तो आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है और इसमें कई गोल दिए हुए हैं 17। ठीक है, और उनमें से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है वो कहता है क्या कि 2030 तक हमें सभी के लिए पानी की उपलब्धता कराना है, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, ऐसा कह सकता है कि सबके लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात एसडीजी 6 में किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ए हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब। अब कुछ एसडीजी आपको याद रखना होगा, जैसे एसडीजी 1 का लक्ष्य क्या है कि हम जो है वो गरीबी उन्मूलन पे ध्यान रखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 का उद्देश्य है कि भारत से गरीबी उन्मूलन की जाएगी। फिर इस तरह से लक्ष्य 2 क्या है कि भूख से मुक्त, यानी जो हंगर इंडेक्स में हमारी दिन प्रतिदिन स्थिति खराब हो रही है उसे हमें सही करना है पर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली जो हमारी आप देखते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम लोग घट पड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, एसडीजी 3 में है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करेंगे तो एसडीजी 4 में है और इसके लिए सरकार कई सारी प्रावधान करती है। ये अलग बात है कि यूपी सरकार 30 नंबर फ्री दे करके अच्छा गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये फ्री का नंबर बच्चों को और खा जा रहा है ना। लैंगिक समानता की बात की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एसडीजी 5 के अंदर। जबकि एसडीजी 6 में आपने देखा था कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य 6। ठीक है, जबकि सतत विकास लक्ष्य 7 सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। तो एनर्जी में आप देख रहे हैं किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार काम कर रही है, पीछे भी हमने आपको कई बार इसके बारे में बताया। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे कि वर्तमान के जो सुख है उसको परित्याग ना करना पड़े, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उनको उसके लिए तरसना ना पड़े। इन दोनों को ध्यान में रख करके उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास। क्या बोलते हैं? संपोषणीय विकास बोलते हैं कि आज की चीजें भी चलें और भविष्य की चीजें भी सुरक्षित रहें, ऐसा हमें एक विकास करना है जिसका नाम होगा संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर है। अब देखेंगे, देखिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रचेल कार्सन। इन रचेल कार्सन जी की एक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीजें देखने को मिलती हैं 1962 में। एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम है पॉल आर एलरिच और एक व्यक्ति है एनी एच एलरिच। इन दोनों की किताब है द पॉपुलेशन बम और इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा संपोषणीय विकास की अवधारणा देखने को मिलती है। लेकिन अगर संपोषणीय विकास शब्द की बात करें, वास्तविक रूप से इसका विकास होता है 1987 में, जब एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य, और इस रिपोर्ट को जारी करता है ब्रटलैंड आयोग। तब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द मिलता है यानी संपोषणीय विकास शब्द मिलता है। अगर आपसे पूछेगा संपोषणीय विकास शब्द कहाँ मिला, तो साहब अगर जवाब में रहेगा कि ब्रटलैंड आयोग, तो जवाब आप यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य हमने आपको बता दिया कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण जो है वो न्यून हो सके, कम हो सके, ताकि आगे के लोग भी जो है इसका इस्तेमाल कर पाए। अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? पीएम कौशल विकास योजना के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 जुलाई 2015 को किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत। तो इस प्रकार से सही जवाब जो बनेगा आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए
कुछ और स्कीम की बात करेंगे तो पहली बात तो स्वच्छ भारत मिशन, आप जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 से इसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2025 से लॉन्च हुआ, जबकि प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण योजना ये वर्ष 2016 से लॉन्च होता है। प्रधानमंत्री महिला महिला सशक्ति केंद्र योजना यह जो है नवंबर 2017 से लॉन्च होता है। ठीक है, महिला शक्ति केंद्र, ध्यान रखिए। कौशल विकास पहल की स्टार्टिंग मई 2007 में किया गया। प्रधानमंत्री कौशल भारत अभियान की स्टार्टिंग जुलाई 2015 में किया जाता है साथियों। ठीक है, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी थी। देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अगर जनगणना में देखा जाए 10 की वृद्धि, तो वो कब किया गया था, तो अगर आप पाएंगे तो 1971 में, ठीक है, 1971 में जब जनगणना होती है तो उस समय 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो 24.8% थी। ठीक है, फिर आगे चल के आप देखेंगे 10 वर्ष बाद यानी 1981 के अंतर्गत 1981 में, तब जो है आप अगर वृद्धि दर देखेंगे तो उस समय 24.66 थे, 24.66 है इस समय। ठीक है, फिर इसके बाद आप अगर 91 में देखेंगे 1991 के अंतर्गत, तब देखेंगे वृद्धि दर कितना था, तो उस समय थोड़ी सी कमी हुई थी और 23.87% पे आ गया था। फिर 91 के बाद आप देखेंगे 2001 में जब जनगणना होती है तो उस समय वृद्धि दर अगर आप देखेंगे 2001 के अंतर्गत तो साथियों 21.54% था, यानी 21.54, तो यहाँ पर भी कमी हुआ। लेकिन अब आगे देखेंगे 2001 से 2011 के मध्य में, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2001 से 2011 के मध्य में जब आप देखेंगे, ठीक है, तो इस समय जो 10 की वृद्धि दर है वह 17.5 यानी 17.7% रही। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर 17.7%। बाकी इस डाटा को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा तो अभी तक में सबसे ज्यादा जो है वह 1971 के बीच में हुआ, यानी 1961 से लगा करके 1971 के बीच में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर भारत में देखी गई थी। कितने परसेंट की? 24.8% की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी वाला राइट आंसर 17.7%। 2001 से 2011 के मध्य में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट काम आएगा आगे। इसमें लिखा वही सारी बातें होगा। 18 जून 2025 को जारी किए गए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो आप जानते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस बार ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक तो पहली बात तो इसे जारी कौन किया गया, तो आप बताओगे कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया गया। ये बात तो क्लियर हो गया सर। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। संस्करण कौन सा है सर, इसका कौन सा संस्करण है? तो आप जानते हैं इसका 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। ठीक है, शीर्ष पर कौन सा देश है? तो हर बार ये 3 देश शीर्ष पर देखने को मिलते हैं। एक तो आपका स्वीडन देखने को मिलता है नंबर 1 पे, दूसरा आपका जो नॉर्डिक देश है फिनलैंड ये देखने को मिलता है, और तीसरा जो है साथियों ये आपको डेनमार्क देखने को मिलता है। ठीक है, ये शीर्ष देश हो गए। भारत की बात करेंगे तो टोटल 118 देश थे, पर जो हमारा भारत महान है, तो ये महान है बेचारा, कई सालों से महान बन नहीं पा रहा है। 53.3 स्कोर के साथ ये महान जो है यह 71वें रैंक पर है, यानी 71वें स्थान पे है वर्ल्ड, ठीक है, विश्व संक्रमण सूचकांक के अंतर। ठीक है, तो भैया 71वां हो जाएगा। प्रश्न का हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा कि विश्व संक्रमण ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जिसे जारी करता है। यह सूचकांक एक जो है एक मतलब रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम था फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। इसी में मतलब पत्रिका की तरह होता है, उसी में ये चीजें जारी की जाती है। रिपोर्ट यह जो है इस रिपोर्ट का 15वां संस्करण है, और रिपोर्ट में स्वीडन जो है फिर से पहले स्थान पे है। भारत की हम बात करेंगे साथियों, तो भारत 53.3 स्कोर के साथ 118 देशों में कौन से नंबर पे है? 71वें स्थान पे। क्लियर है? ठीक है, अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश बना है? तो ब्रिक्स की अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 11 सदस्य की बात करता है, तो 5 तो इसके मेन सदस्य थे, बाकी 24-25 के बीच में 6 लोग और शामिल हुए हैं। तो हाल ही में जो इंडोनेशिया है, हमारे पूर्वी एशिया का देश है इंडोनेशिया, ठीक है, तो ये इंडोनेशिया साथियों इसमें शामिल हुआ है। 6 जनवरी 2025 को नवीनतम सदस्य भाई साहब बन गए हैं। तो सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अब जानते हैं ब्रिक्स तो इसमें कितने सदस्य हैं? तो साथियों यह 11 पूर्ण सदस्य हैं। 5 पहले थे ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2024-25 के दौरान 6 नए सदस्य जो शामिल किए हैं। मिस्र भी है इसमें,
इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। अब आपसे पूछ सकता है कौन सा सदस्य देश नहीं शामिल है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना होगा। 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। 1 जनवरी 2025 को ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता को ग्रहण किया, यानी इस बार इसको होस्ट कौन करेगा, तो ब्राजील होस्ट करेगा इसकी अध्यक्षता। ठीक है, अगला, टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के तहत पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के तहत पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर है। ठीक है, देखिए बात हम करेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो अमेरिका की एक पत्रिका है जिसका नाम है टाइम पत्रिका, और इसकी स्थापना 1923 में किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जा रहा है, मतलब किसी एक व्यक्ति को ये पर्सन ऑफ द ईयर बनाता है। 1917 में पहली बार जो है चार्ल्स लिंडबर्ग को इसने पर्सन ऑफ द ईयर बनाया था। भारत में अब तक केवल एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर मिल चुका है, जो कि है साथियों महात्मा गांधी। यह पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1930 के अंदर टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर दिया था। बाकी वर्ष 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ध्यान रखेंगे। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संचार साथी ऐप को पहली बार जनवरी 2025 में पेश किया गया था, ये बात सही है। अपना घर जो इस मतलब एक मिशन समझ लीजिए है, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है, ये भी सही है। सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मिशन मौसम के तहत 2000 करोड़ रुपए के व्यय का प्रोविजन किया गया, ये बात भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन आपके सही हैं, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि मिशन मौसम के तहत सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है। मिशन मौसम का क्या उद्देश्य है कि मौसम पूर्वानुमान में भारत की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। जुलाई 2025 को, अभी हाल ही की बात है, पेट्रोलियम और कृत्रिम होना चाहिए, कृत्रिम गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर पहल की शुरुआत की गई है साथियों। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये किससे संबंधित है, ये बात थोड़ा सा जानने वाली है। तो ये जो अपना घर पहल है, ठीक है, जो हमारी प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस होना चाहिए, देखो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। जो ट्रक चालक होते हैं, अब जानते हैं रात दिन ये बेचारे चलते रहते हैं, इनके लिए राजमार्गों पर विश्राम स्थल की स्थापना इसके द्वारा किया जाएगा साथी। ठीक है, हाल ही में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा संचार साथी ऐप को लॉन्च किया गया है, और यह जो ऐप है यह कितने भाषाओं में लॉन्च किया गया, तो 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दूर संचार से संबंधित जो साइबर धोखाधड़ी है इसको रोकना। तो अगर आपसे पूछे संचार जो ये ऐप है संचार साथी ऐप कौन लॉन्च किया, तो आपका जवाब होगा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कितने भाषा में, तो भैया 22 भाषा में। उद्देश्य क्या है, साइबर धोखाधड़ी को रोकना, दूर संचार से संबंधित जो भी धोखाधड़ी है उससे। ठीक है, और ऐप को पहली बार जनवरी 2025 में पेश किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला, चर्चा में रहा पिपरावा अवशेष की खोज कब की गई थी, तो आप जानते हैं ये गौतम बुद्ध का अवशेष है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो पिपरावा क्षेत्र है साथियों, यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ से अवशेष मिला था, पर अंग्रेजों ने इसको इधर उधर कर दिया था। तो हाल ही में इसका जो है वो किया जाता, नीलामी किया जा रहा था। सोथविज संस्थान है हांगकांग में, पर वहां से इसको भारत में मंगा लिया गया है। मंगाने में पूरे 127 साल सरकार को लग गए। सरकार ये बहुत अच्छा काम की। 1898 में जो है इसकी खोज किया गया था पिपरावा अवशेष की। अब ये पिपरावा अवशेष चर्चा में है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ पे मिला, ये बात भी जरूरी था। उत्तर प्रदेश के पिपरावा स्तूप से वर्ष 1998 में इसको खोजा गया था। इसको नीलाम करी थी सोथविज नाम की एक कंपनी हांगकांग के अंदर। तो वहां से इसको 127 वर्ष बाद जो है इसको भारत के अंदर लाया गया है। और अब एक और चर्चा में खबर है 29 जुलाई 2025 की खबर यह है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण कराया जा रहा है। कहाँ पे कराया जा रहा है, तो वैशाली के अंदर कराया जा रहा है। तो ये भी आपसे पूछा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला, ज्ञान भारत मिशन को केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी राशि आवंटित की गई है। सरकार ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम है साथियों ज्ञान भारत मिशन। तो अभी 27 जून मतलब ये बजट में लाया गया था, ज्ञान भारत मिशन लॉन्च करेंगे, पर अभी मोदी जी हाल ही में 27 जुलाई को इसका मतलब अनावरण करते हैं, शुरुआत करते हैं, ऐसा मान के चलिएगा। और इसके तहत मोदी जी ने कहा है कि हम जो है इसके तहत जो इन्वेस्टमेंट करेंगे साथियों, मतलब इस स्कीम के तहत जो पैसा लगाया जाएगा उनकी संख्या होगी 60 करोड़। 60 करोड़ रुपया खर्च करेंगे मोदी जी ज्ञान भारत मिशन के लिए। ठीक है, तो जवाब होगा आपका कौन सा, सी राइट आंसर। इसके तहत क्या करेंगे,
इसके तहत जो हमारी पांडुलिपियां हैं, तकरीबन जिनकी संख्या है 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां, इनको संरक्षित करेंगे। तो 27 जुलाई 2025 को ये लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा, ज्ञान भारत मिशन। इसको आप ध्यान में रखना, 60 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को इसके तहत संरक्षित किया जाएगा। मिशन को होस्ट कौन करेगा, चलाएगा कौन, संचालित कौन करेगा, तो केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार देखेगा। मिशन का उद्देश्य क्या है कि प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं इनका डिजिटलीकरण करना है और इनका संरक्षण करना है। तो ठीक है, हमारी पांडुलिपियों को सुरक्षित करें, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया एनीमिया, आप जानते हैं जो आपकी जो आरबीसी जो होती है वो हंसिए के आकार की बन जाती हैं इस वाली बीमारी में। तो इसके उन्मूलन के लिए मिशन का प्रारंभ किया गया है। तो शुभारंभ कब हुआ है ऐसा, ये बहुत मिस्टेक हो रहा है पर इसको हम सही कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ये भैया कब लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे 1 जुलाई 2023 से ही ये काम किया कर रहा है। तो यहाँ पे गलती होने की संभावना ज्यादा है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। 2023 वाला ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन यह 1 जुलाई 2023 से चल रहा है। उद्देश्य यह है कि 2047 तक भारत में जो सिकल सेल एनीमिया है इसको पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे। 22 जुलाई 2025 तक इस मिशन के तहत 6 करोड़ लोगों की जांच पूरी की जा चुकी है, जबकि टारगेट था कि 7 करोड़ लोगों की जांच की जाने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया है। सबसे ज्यादा मरीज हमें उड़ीसा में, इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सिकल सेल एनीमिया के रोगी ज्यादा देखने को मिले हैं। अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में इसके रोगी कम हैं। अगला, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू किया गया। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना यह इस बार का जो बजट है 2025-26, इस बजट में प्रधानमंत्री ने इसके बारे में चर्चा किया, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, और अब इसको स्टार्ट कर दिया है मोदी जी ने, ठीक है। और इसके तहत आप जानते हैं कि 100 जिलों को टारगेट किया गया है और ये 100 ऐसे जिले हैं जहां पे कम फसल उत्पादकता है साथियों, जहां पे फसल की उत्पादकता कैसी है, कम। तो कम फसल उत्पादकता वाले क्षेत्रों में इसे जो है लॉन्च किया गया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब उन क्षेत्रों में जहां पर ये लॉन्च होगा प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, वहां पे जो पहले से 36 योजनाएं चल रही हैं, तो पहले से 36 योजनाओं को मर्ज करके इस वाली योजना में ला करके एक योजना लाया गया है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, ठीक है। तो 100 जिलों में लागू होगा, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हाल ही में 16 जुलाई को इसकी मंजूरी मोदी जी के द्वारा दिया गया, तो 16 जुलाई 2025 को इसकी मंजूरी सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर किया गया। तो साथियों इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आप जानते हैं वाराणसी के अंदर ही अभी हाल ही में काशी तमिल संगमम का भी आयोजन किया गया है। तो काशी तमिल संगमम, ठीक है, ये 3.0 यानी 3.0 का आयोजन किया गया कहाँ पे, वाराणसी के अंदर। और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इसको मतलब जीआई टैग जो होता है, जीआई टैग हब के रूप में भी इसको बताया गया है साथियों। जीआई टैग हब के रूप में वाराणसी के रूप को मतलब जाना जाता है, बाकी भोलेनाथ तो वहां पे है ही, ठीक है। तो देखेंगे अभी हाल ही में 18 से 20 जुलाई 2025 के मध्य में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन वाराणसी में किया गया है। सम्मेलन के थीम है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। और हंसी इस बात से आई है कि हर जगह जो है अभी रास्ते में निकल जाइए तो हर जगह एक ही दुकान मिलती है, देसी शराब की दुकान, और सम्मेलन किया जा रहा है कि उसमें थीम रखा गया है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, है ना। एक आसान सा, एक बहुत सारे बिल सरकार लाती है, एक छोटा सा बिल ला दे कि आज से नशा बंद, तो कल से सुबह से सब बंद हो जाएगा। सम्मेलन में 600 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अभी जारी किया गया है और इसमें कह रहा है कि भैया भारत की रैंकिंग क्या है। तो इस बार भारत ने थोड़ा सा सुधार किया हुआ है और अपनी रैंकिंग में इस बार भारत जो है नीचे आ गया है, यानी 77 पे पहुंच गया है। पहले जो था आप जानते हैं पिछले वर्ष की तुलना में, जब पिछले वर्ष भारत 85 पे था, बहुत ही बुरी कंडीशन थी भारत की, पर अब जो है इस पे सुधार हुआ, और सुधार का मतलब होता है कि इसमें स्कोर कम होना। तो अब जो है साथियों ये 77वें स्थान पे आ चुका है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, हमारा भारत प्यारा महान, ठीक है। अब जानते हैं जारी कौन करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो आप कहोगे सर हेनले और पार्टनर जारी करते हैं। रैंकिंग जो है वो 77वीं है, पहले 85 थी। अब जो है भारत का अगर पासपोर्ट आप रखें तो 59 देशों में जा सकते थे, पहले जो है वो 57 देशोों में आप जा पा रहे थे। सिंगापुर साथियों इसके जो है ये सबसे नंबर 1 पे है, इसका पासपोर्ट बहुत मजबूत होता है। अगर आपका सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 193 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। सबसे बेस्ट स्थिति वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की है,
इसका अगर आपके पास वीजा है तो आप सिर्फ महज 25 देशों की यात्रा वीजा मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पौधे में फ्लोएम मुख्यतः आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम और फ्लोएम दो चीज होता है। जाइलम जो है आप जानते हैं जो संवहनी पौधे में ये पानी ऊपर ले जाने का काम करता है, ये बात सही है। जबकि फ्लोएम क्या करता है? तो आप कहोगे सर आहार वहन करता है, ये बात भी सही है। पौधे मुख्यतः मृदा से पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत आसान क्वेश्चन था। आप अगर थोड़ा सा सोच के जवाब देंगे तो सारे सवाल अब आपसे हल हो जाएंगे। डी होगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अब देखिए पौधे की बात करेंगे तो आहार वहन के लिए इसमें फ्लोएम उत्तरदायी होता है, जबकि जाइलम उत्तक या संवहनी जो पौधे होते हैं वहां पे पानी ऊपर ले जाने का काम ये करते हैं, यानी जल परिवहन के लिए जाइलम जो है वो जिम्मेदार होता है। पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा भी सवाल कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा तत्व है जो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा? तो साथियों यह जो आपका होगा वो होगा सोडियम, यानी जवाब होगा आपका कौन सा? सी, यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, सोडियम पौधे के विकास के लिए ज्यादा आवश्यक तत्व नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम बात करेंगे बोरान, जस्ता, सोडियम, ताम्र, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम, ये इसमें जो सोडियम और मैग्नीशियम है यह सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी सब आते हैं, लेकिन जो बोरान, जस्ता, ताम्र, आयरन, मैग्नीज, कॉपर ये सब कुछ आएगा, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता है साथियों। अब हम बात करेंगे जो बोरान होता है वो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है। सल्फर जो है आप जानते हैं सरसों के तेल की मात्रा अगर आपको बढ़ाना है तो खेत के अंदर आपको सल्फर डालना होगा साथी, है ना। अगला करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? बहुत ही आसान सा सवाल है, मतलब एकदम हलवा टाइप का सवाल ही कहा गया, समझ लीजिए। तो आप जानते हैं कि इंसुलिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं होता। आपसे पूछा कौन सा पादप हार्मोन यहाँ पर नहीं है। बाकी बात करेंगे साइटोकाइनिन का, तो यह कोशिका विभाजन का भी काम करता है, जैसे पौधे में विकास हो सके। तो इस कारण से पौधे वृद्धि हार्मोन के रूप में साइटोकाइनिन को जानते हैं साथी, क्योंकि जब हर कोशिका का विभाजन होगा तो वहीं से नया जो है गुफा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो शिखर प्रधानता हार्मोन है, ये शिखर की वृद्धि करता है। जो अभी आपने उत्तक के बारे में अगर थोड़ा बहुत प्लांट उत्तक के बारे में आपने देखा होगा तो इस समय किस तरह से जो हमारा जो शिखर में मतलब एक विभज्योतक उत्तक होता है, तो उसमें शिखर जो शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक होता है उसकी वृद्धि के लिए साथियों यह जो है ऑक्सीन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिबरेलिन की बात करते हैं तो कोशिका वृद्धि हार्मोन है, ये कोशिका विभाजन कर रहा है, ये कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद कर रहा है। जबकि एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि अवरोधक होता है। ठीक है, और सूखा सहिष्णुता हार्मोन होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एथिलीन यह गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है, कई बार पेपर में आ चुका है। एसिटिलीन और एथिलीन का प्रयोग आप जानते हैं कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने में इसका प्रयोग जो है लोगों के द्वारा किया जाता रहा है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए संचित रहता है? ये भी आपका आसान सा सवाल है। तो आप जानते हैं जो आपका यकृत होता है इसमें जो है वो विटामिन ए संचित रहता है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका ए। देखिए सेट नंबर 15 के बाद से आपको लगेगा कि बहुत सब कुछ आसान है, क्योंकि उधर जो है आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। सेट 15 के बाद आपको सब कुछ आसान लगेगा। 5 में तो आप 35 प्लस करके आओगे, धुआं धुआं। ठीक है, विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए मानव शरीर में यकृत में संचित रहता है। इसकी कमी से कौन सी रोग हो जाती है साथी? रतौंधी रोग होता है। आम, गाजर आदि में विटामिन ए के ये जो है प्रचुर स्रोत होते हैं। आम खाइए, गाजर खाइए, विटामिन ए खूब मिलेगा। गेहूं का अंकुर तेल आप जानते हैं विटामिन ई का सबसे ज्यादा सोर्स होता है। और आप जानते हैं कि विटामिन ई, ठीक है, ये एक प्रकार से जो जननांग की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए यह इंपॉर्टेंट होता है साथी। ठीक है, धान का चोकर 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 होना चाहिए, ये विटामिन बी6 का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धान का चोकर। ये विटामिन जो है विटामिन 6 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। एमाइलेज की अधिकता के कारण जो बासमती चावल है इसके दाना पकड़ी पर लंबे हो जाते हैं। एमाइलेज की अधिकता के कारण बासमती के चावल के जो दाने होते हैं वो पकाने पर लंबे हो जाते हैं। आपने बासमती का चावल देखा होगा, बिल्कुल सही है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में कैसी आ जाती है? मिठास आ जाती है। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि लैक्टोज के कारण ही हमारा दूध जो कैसा होता है वहां पे मिठास दूध के अंदर आ जाती है, जो दूध हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। एमाइलेज की अधिकता के कारण बासमती का जो चावल होता है साथियों, बासमती के चावल को पकाने पर
वह लंबी हो जाती है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है और दूध में विद्यमान जो सैकेराइड होता है, एक प्रकार का सैकेराइड क्या है तो वो लैक्टोज होता है, जिसकी कमी से दूध जो है वो मीठा होता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है, इसके कारण दूध से दही में कन्वर्जेशन होता है, सबको पता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। रेनिन जो है साथियों, यह दूध प्रोटीन को पचाने वाला एक प्रकार का एंजाइम होता है। रेनिन नाम का एंजाइम यह दूध प्रोटीन को क्या करता है साथियों? पचाने का काम करता है। अगला, भारतीय भाषा संस्थान इसमें से किस शहर में स्थित है? कहाँ पे है आपका भारतीय भाषा संस्थान? तो साथियों आप लोग जानते हैं जो भारतीय भाषा संस्थान है, ये भारतीय भाषा संस्थान के बारे में आपसे पूछा तो ये कर्नाटका मैसूर में स्थित है। बी 100% क्लियर करना है, तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। चूंकि बेंगलुरु में तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो कर्नाटका मैसूर में साथियों ये स्थित है भारतीय भाषा संस्थान। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, बात करेंगे भारतीय भाषा संस्थान की, तो कर्नाटका मैसूर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला भवन ये कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। और याद क्या करना, मैं कह रहा हूँ पीडीएफ को आप ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं, आप प्रिंट करा के पढ़िए। ये सब हम सही करा देंगे, जो 21 से लेकर सही करा देंगे। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आज लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत में बनाए होंगे सेट को, कोई बात नहीं है, पर हम इसको सही कर देंगे, सेट में बिल्कुल सही देंगे। ठीक है, तो कह रहा साथियों ये कहाँ पे स्थित है? जवाब होगा पार्श्वनाथ मंदिर, ये आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में आता है। तो ये हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब साथियों। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कि पार्श्वनाथ मंदिर यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक सुप्रसिद्ध कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है। ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? तो आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कई बार पेपर में आया था इसलिए हमने दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ये कहाँ पे पड़ता है? तो नई दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में है। पिछली बार लोग गलती किए थे, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक और मठ है जिसका नाम है तवांग मठ, यह साथियों पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। एक है तिरुमाला मंदिर जो कि कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, वेंकटाद्री पहाड़ी के अंदर। तो तिरुमाला मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसे साफ लिखना चाहिए था, बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? बोनालू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऐसा साफ साफ क्वेश्चन बनाना चाहिए था आपको। ये जो है वो तेलंगाना से है। अब जानते हैं बोनालू, मैंने पिछली बार भी चर्चा किया था, यह जो है ये तेलंगाना से संबंधित है। बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। बोनालू उत्सव यह साथियों तेलंगाना से है, जबकि बाली यात्रा ये उड़ीसा में निकाली जाती है। हॉर्नबिल और मोत्सु ये आप जानते हैं नागालैंड का है। हॉर्नबिल ये आपका नागालैंड में पड़ता है। ठीक है, वार्षिक नौका दौड़ यह केरल से है, जबकि सोलंग उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में है। लोसर महोत्सव बार बार हमने चर्चा किया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि पेनकुन महोत्सव केरल से है। जबकि गणगौर त्योहार यह कहाँ से है? राजस्थान से है साथियों। ठीक है, अगला करते हैं, रेंगमा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? पहले भी हमने इस पर चर्चा आपसे कर रखी है, अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद होगा कि रेंगमा जो है यह नागालैंड का, रेंगमा हो गया, चांगसांग हो गया, ये नागालैंड का लोक नृत्य है। तो इस प्रकार से सही जवाब प्रश्न का कौन सा होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नागालैंड में बात करेंगे तो रेंगमा लोक नृत्य या चांगसांग नृत्य ये फेमस है। जबकि कर्नाटक में होली वेश लोक नृत्य जो है फेमस है साथियों। उड़ीसा में गोटीपुआ लोक नृत्य है, पैका नृत्य है, मयूरभंज छाव नृत्य है। आंध्र प्रदेश में कोल्लनालू है। जबकि केरल के अंदर निशागंधी नृत्य जो है ये फेमस है केरल का। तो इन सबको थोड़ा सा 3-4 बार पढ़ेंगे, अपना काम बन जाएगा। अगला, बार्ली लोक चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला के रूप में है? लोक चित्रकला का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। इस बार पेपर में लोक चित्रकला का सवाल नहीं आएगा, क्योंकि और भी सेशन हम लोग को खत्म करना साथियों। तो आप जानते हैं कि जो वारली है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो अभी आप लोग रिवीजन करेंगे तो पहले के सेट में हमने इस पर डिटेल में चर्चा कर रखी है। अब आपको याद होना चाहिए तब तो भाई, अब तो आप स्कोर 35+ करें तब तो मजा आए ना सेट को कराने में। ठीक है, तो 15 तक जाते जाते आपका स्कोर जो है वो 35+ से ज्यादा हो जाना ही चाहिए। ठीक है, मधुबनी का पता आपको बिहार में है, जबकि कालीघाट पेंटिंग कोलकाता में, वारली महाराष्ट्र में, चिकन करी फेमस है लखनऊ का, जबकि चेरियल चित्रकला यह जो है तेलंगाना से संबंधित है। अगला, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? लोन फॉक्स
डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। ये इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है साहब? रस्किन बॉन्ड इनका नाम है भैया। ए हो जाएगा आपका सही जवाब, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए कुछ पुस्तक की बात करेंगे। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। जयराम रमेश ने लिखा था इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर। जॉन हिक्स ने लिखा था कैपिटल एंड ग्रोथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा चेंजिंग इंडिया। महात्मा गांधी ने लिखा हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा इंडियन स्ट्रगल। जबकि सरोजिनी नायडू ने लिखा द गोल्डन थ्रेश होल्ड। इन सबको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अब धीरे धीरे आपका रिपीट होता रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको अब 35-40 पर अपना स्कोर पहुंचाना है। ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अब कुछ और त्योहार मतलब प्रमुख दिवस देख लेंगे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सही है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। विश्व महासागर दिवस आप जानते हैं 8 जून को। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। जबकि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। अगला, तिबिलिसी निम्नलिखित में से किस पश्चिमी एशिया देश की राजधानी है? तिबिलिसी किस पश्चिमी एशिया देश की राजधानी है? तो साथियों आप लोग जानते हैं तिबिलिसी जो है साथियों, यह जॉर्जिया की तिबिलिसी, ठीक है, तिबिलिसी एरविन पड़ेगा। कहाँ की राजधानी है तिबिलिसी? जॉर्जिया की राजधानी ही है तिबिलिसी साथी, है ना। साइप्रस की राजधानी निकोसिया होगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अर्मेनिया की राजधानी एरेवन होता है, तो अर्मेनिया के लिए साइप्रस निकोसिया होगा। जॉर्जिया, जॉर्डन की राजधानी अगर आप देखेंगे तो अम्मान होता है, तो बिल्कुल सही है, जॉर्जिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तिबिलिसी जो है वो जॉर्जिया की राजधानी। ठीक है, तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही है। प्रमुख देश उसकी राजधानी की बात करेंगे तो अर्मेनिया की राजधानी आपका एरेवन है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बहरीन बहरीन की राजधानी ये बाकू नहीं है साहब, इसको हटाइए। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। जॉर्जिया की राजधानी साथियों यह जो है तिबिलिसी है। इराक की राजधानी बगदाद है। ईरान की राजधानी तेहरान है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। ठीक है, अगला के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के समीप से ही श्वेत नील नदी निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आप जानते हैं कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे तीनों सही है साहब, यानी 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर। ठीक है, हम बात करेंगे नील नदी को लेकर के, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो कि अफ्रीका के मतलब किन क्षेत्रों में है? तो युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी, यहाँ पर फैला हुआ आपका विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के समीप से ही श्वेत नील निकलती है, जबकि ताना झील है जहां से नीली नील निकलती है, और ये दोनों मिलकर के नील नदी के रूप में बहती है खार्तूम से आगे। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी आपको पता है। यह नदी सूडान मिस्र से होती हुए कहाँ पे गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। और मिस्र की राजधानी काहिरा जो है वह साथियों नील नदी पर ही स्थित है, आपको पता होगा। आज की आखिरी मतलब लास्ट क्वेश्चन साथी कि दलासी मुद्रा, आज की अंतिम प्रश्न रहेगी ये। दलासी मुद्रा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? गैबोन, डागोम्बिया, जॉर्जिया या फिर जर्मनी? कहाँ की मुद्रा है दलासी? तो साथियों आप लोग जानते हैं गाम्बिया की मुद्रा आपका दलासी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर, यानी दूसरा होगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, कुछ देश दिए हुए हैं उनकी मुद्रा याद रखिएगा। गैबोन की मुद्रा यह फ्रैंक होती है, जबकि गाम्बिया की मुद्रा यह जो है दलासी है। जॉर्जिया की मुद्रा लॉरी है। घाना की मुद्रा साथियों ये सैंडी है। ग्वाटेमल की क्वेट जल है। ठीक है, जबकि हैती की मुद्रा गॉर्डे है। होंडुरस की मुद्रा लेम्पीना है। फिर हंगरी की मुद्रा फोरिंट है, जबकि इजराइल की मुद्रा यह सिकेल है साथियों। ठीक है, तो इनको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे सेट नंबर 9 में। आज थोड़ा बहुत ज्यादा मिस्टेक इसमें ज्यादा था, पर इसको हम थोड़ा सा सही करेंगे। अब आगे से चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तब तक ले जा दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।